नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हंगामे, शोर शराबे, तनाव, इस सब के बीच आखिरकार जेपीसी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको मंजूरी दे दी है। मैं आपको ये बता दूं कि 44 के करीब विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने अपने अमेंडमेंट्स दिए थे, अमेंडमेंट्स को मूव किया था, उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। और जो एनडीए के सांसदों ने जो इस जेपीसी में शामिल हैं, 14 अमेंडमेंट्स जो दिए गए थे उसको जगदम्बिका पाल जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है। इसके बाद हंगामा देखने के लिए मिला लगातार। आप ये देखिए कि अब तक 34 के करीब इसको लेकर मीटिंग्स हो चुकी हैं जेपीसी की, और लगभग सब में ही हंगामा, शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप ये सब देखने के लिए मिले हैं। लगातार ये बताया जाता रहा और आज भी ये कहा गया कि अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया इख्तियार करते हुए जेपीसी में के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जो 44 अमेंडमेंट्स मूव किए गए थे उनको तो खारिज कर दिया, लेकिन जो 14 अमेंडमेंट्स एनडीए के सांसदों की तरफ से दिए गए थे उन सबको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब अगली मीटिंग 29 तारीख को होगी और 29 तारीख को जो फाइनल ड्राफ्ट है, यानी कि जिन 44 अमेंडमेंट्स को आज रिजेक्ट किया गया है विपक्ष के, और 14 जो सत्ता पक्ष के जो अमेंडमेंट्स हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया है, उन सबको साथ में रख के जो ड्राफ्ट है उसको 29 तारीख को पेश किया जाएगा और आने वाला जो बजट सत्र है उसके पहले हफ्ते में ही वक्फ बिल को पेश कर दिया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को मंजूरी दे दी है। इस सब के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की प्राथमिकताएं, आप देखिए कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, इकोनॉमी कहाँ है, बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, हर इंडेक्स पर भारत कहां खड़ा है, उस सब के बीच प्राथमिकताएं राज्य की और केंद्र की सरकार की क्या है ये आप समझिए। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपने एक वोट बैंक को साधना और एक तबके को दुश्मन की तरह पेश करना है, यानी कि मुसलमान। और यही वजह है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को मंजूरी दे दी है। और वहीं जेपीसी तो बनाई गई मजबूरी में, पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीसी बनाई गई किसी बिल को लेकर क्योंकि नंबर्स उनके पास नहीं है, लेकिन उस जेपीसी के गठन में वक्फ बोर्ड को लेकर जो बनाई गई उस सब में क्या कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कुछ बाइट्स जहां पर सीधे तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन इस सब के बीच आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के महू में थे। महू वो जगह है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली है और वहां पर जाकर जय भीम, जय बापू, जय संविधान के बैनर तले ये रैली की गई जहां पर सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार की पिट्ठू बनी हुई है, इंक्लूडिंग मीडिया, और जो मिडिल क्लास है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। जीएसटी से लेकर नोटबंदी, संविधान पर खतरा, लोकतंत्र पर खतरा, इस जातिगत जनगणना, सबको लेकर सरकार की धज्जियां उन्होंने उड़ाई हैं और सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी की इस मीटिंग से जब वो वापस आए, बाहर निकल कर आए, क्या कुछ कहा सुनिए आप जरा। अरविंद बाबू, आज मीटिंग में क्या हुआ? आज पहली बात ऐसी है कि आज आप जानते हो कि जो जेपीसी की मीटिंग थी उसमें क्या था, ये था कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो, क्लॉज बाय चर्चा की बात ही नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने जो अमेंडमेंट दिए थे, संशोधन दिए थे, उसके ऊपर सिर्फ वोटिंग करी। भैया हमने संशोधन क्यों दिया बताना चाहिए ना, हमको क्यों दिया? मनमर्जी है क्या आपके मन में आया दे दिया? तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं। संशोधन किस दे दिया? अरविंद साहब ने संशोधन दिया, हाँ वो करना है, हाथ ऊपर करो, कर दिया हमने, हाथ ऊपर कर दिए। फिर उस संशोधन के खिलाफ कौन है? सत्ता पक्ष के लोग हैं। उन्होंने क्या, उसमें तेलुगु देशम है, उसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी है, ये सभी लोग, चिराग पासवान की पार्टी है, सभी लोग खिलाफ वोटिंग करते रहे। अब ये वोटिंग करने के बाद 44 के 44 आधा घंटे के अंदर खत्म। लेकिन चर्चा कब करोगे भैया? चर्चा नहीं करेंगे। अब उसके बीच में जो लोग साथ के लिए आए थे उन सभी लोगों ने जो कुछ कहा उसके ऊपर हमने उनसे सवाल पूछे, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो आज तक हमें पता नहीं।
अब अगला मूव क्या होगा? अभी 29 तारीख को बोलते ड्राफ्ट रिपोर्ट देंगे तो देंगे ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर हम समय मांगने की कोशिश करेंगे भाई ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद में पढ़ने के बाद डिसीजन नोट देंगे ना, तो देंगे नहीं तो बोले उसी दिन देना है। तो ये क्या है, ये गणतंत्र है? अमृत महोत्सव में गणतंत्र की हत्या हो रही है। तो गणतंत्र की हत्या हो रही है अमृत महोत्सव में, ये कहना है अरविंद सावंत का। और कल्याण बनर्जी जो लगातार चर्चा में बने रहे जब से जेपीसी गठन हुई है, लगातार आपने देखा कि वो जब भी बाहर आते हैं एक हंगामा होता है। और इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें 10 सांसदों को जो विपक्ष के हैं उनको निलंबित कर दिया गया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम नेता थे। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कल्याण बनर्जी ने आज क्या कुछ कहा है इस अमेंडमेंट जो उन्होंने दिए थे, सत्ता विपक्ष की तरफ से जो दिए गए थे उनको जो खारिज किया गया है, उसके बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए आप कल्याण बनर्जी को। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved. Counted. Declared. Soladas. All amendments have been passed. He's a mover. Our amendments have been rejected. Announcer. And their amendments have been allowed. This today's proceeding has a first proceeding. This is a black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार आज जे उसको सपोर्ट किया, और चंद्रबाबू नायडू दे हैव सपोर्टेड द बिल। चिराग पासवान, हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग, कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. 44 amendments. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf, and he himself counted, and he himself ordered. So one in all. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause. Right? Number one. He did not allow us to express our views regarding the amendment which we have brought. He did not allow us to give dissent, to speak of the amendment which they have brought. He did not allow us to speak a single word, single thing. Has the report been tabled today, sir? Has the report been tabled today? देखिए जब से तो अभी आप जगदम्बिका पाल का रवैया किस तरह से रहा है, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया उनका रहा है, ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर बता रहे हैं कल्याण बनर्जी। और कल्याण बनर्जी ने जो एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो 14 अमेंडमेंट्स जो विपक्ष की तरफ से जो जिस तरह से दिए गए उन सबको तो एक्सेप्ट कर लिया गया, जो 44 विपक्ष की तरफ से दिए गए उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जो 14 सत्ता पक्ष की तरफ से दिए गए उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी बताया कल्याण बनर्जी ने इसको, और ये कहा कि नीतीश कुमार ने भी इसको सपोर्ट किया है, चंद्रबाबू नायडू ने, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एलजेपी ने भी इसको सपोर्ट किया है। और आज से नीतीश कुमार की जो पूरी सियासत है वो वेंटिलेशन पर चली गई है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं मुसलमान है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सब है। और ऐसे में अगर वो इसको सपोर्ट करते हैं, इस ड्राफ्ट को, जिस ड्राफ्ट में विपक्ष के जरिए दिए गए तमाम अमेंडमेंट्स को खारिज किया जाए और सत्ता पक्ष को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो उनकी सियासत वेंटिलेटर में चली गई है, ये कहना है। एक और बाइट है बहुत
छोटी सी मुहिब्बुल्लाह नदवी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामपुर से, उनको भी सुनाना चाहूंगी क्या कुछ उन्होंने कहा है। 30 सेकंड की बाइट से। ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है, जिस तरह से प्रोसीजर को खत्म किया गया है, इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ की लूट करने के लिए ये एक प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया पार्लियामेंट्री। कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, मुसलमानों के साथ धोखा है, वक्फ को लूटने के लिए दरअसल ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया है, ये कहना है मुहिब्बुल्लाह नदवी का। और आज राहुल गांधी महू में थे, मध्य प्रदेश के, वहां पर उन्होंने जमकर सरकार को घेरा, धज्जियां सरकार की उड़ाई। आपको पता है कि किस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार इस रैली से एक तरह से परेशान और एक तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी, और सब कुछ वो करने की कोशिश की गई ताकि इस रैली को रोका जा सके। इंदौर में आज रैली की खुद मोहन यादव ने, इसके बाद वो महू कल पहुंच गए थे। इस रैली से पहले ही बताया जा रहा है इस रैली के बाद भी वो महू जाएंगे। यानी कि राहुल गांधी के जरिए जिस तरह से जो विचारों की लड़ाई लड़ी जा रही है उससे बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी, और उसको ये लग रहा है कि 240 पर वो सिमटी है, और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि उनके साथ जो है विचारों की जो लड़ाई वो राहुल गांधी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बैकफुट पर बीजेपी तो है ही, लेकिन मीडिया को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे, ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी ने सरकार के साथ साथ मीडिया को भी घेरा। उद्योगपति जो घराने हैं अंबानी अडानी का, वो नाम लेना नहीं भूलते हैं, उनको भी जमकर उन्होंने घेरा है और ये बताया है कि कैसे आम आदमी की जो है उनके तमाम हकों को छीना जा रहा है, उनके साथ किस तरह की लूट की जा रही है। इस सब की बात आज उन्होंने की, लेकिन वक्त की बात भी करेंगे और राहुल गांधी के बयान की भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे लगातार ये तमाम चीजें किस तरह से सरकार के लिए एक तरह से मुसीबत का सबब जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। यही वजह है कि आप ये देखिए कि राहुल गांधी महू में रैली करने के लिए जाते हैं और वहां पर आज वो हैं और एक दिन का उनका कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जिस तरह का प्रशासन की तरफ से लेटर जारी किया जाता है अनुमति का, उसमें जो कुछ कहा जाता है, जिस तरह की शर्तें रखी जाती हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी से किस तरह से डरी हुई है ये सरकार, राज्य की भी और केंद्र की भी। यही वजह है कि प्रशासन के जरिए वो अनुमति जो पत्र है वो जारी किया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि राजनीतिक और धार्मिक बयान जो है वो उस तरह से नहीं देंगे, और भी बहुत सारी शर्तें लगाई गई, लेकिन उसके बाद फिर उन सबको वापस भी लिया गया। तो एक तरह से वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं
कि कैसे आवाज को, फ्री स्पीच को दबाया जाए, फ्री स्पीच को कुचला जाए, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। आपको वो नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जो पार्लियामेंट की स्थिति थी उसमें किस तरह से 140 से ज्यादा सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर महत्वपूर्ण बिलों को बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया था। और अब वही वक्फ अमेंडमेंट बिल के को लेकर भी हो रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आपको पता है कि किस मंशा से, किस मकसद से लेकर आया गया है, ताकि जो एक खास वोट बैंक है उसको साधा जा सके। इसलिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो लेकर आया गया है। लगातार इसको लेकर 34 अब तक मीटिंग्स हुई हैं जेपीसी की, और 34 के 34 में लगभग हम कह सकते हैं सब में ही हंगामा रहा, तनाव देखने के लिए मिला। लगातार जो विपक्ष के सांसद बाहर निकल कर आए, उन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया है उसको चलाया जा रहा है, विपक्ष के सांसदों को सुना नहीं जा रहा है, उनके जरिए कही गई बातों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और ये तमाम बातें कही जाती रही। और लगातार जगदम्बिका पाल जो हैं, जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया वो इख्तियार कर रहे हैं, ये तमाम बातें कही जाती रही। अब आप ये सोचिए कि जो अमेंडमेंट्स विपक्ष मूव कर रहा है, अगर उसको सुना नहीं जाएगा, अगर उस पर अमल नहीं होगा, तो फिर इस जेपीसी का मतलब क्या है? अगर सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, जो एनडीए के सांसद हैं, अगर उनकी बातों को सुनकर उनके जरिए दिए गए अमेंडमेंट्स को ही सिर्फ पास कराया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा फाइनल ड्राफ्ट में, तो फिर इस जेपीसी का ढकोसला करने का क्या मतलब था? आपको ये पता ही है कि लगातार वक्फ को लेकर एक नफरत भरा एजेंडा मीडिया का एक धड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जरिए पूरे देश में फैलाया जा रहा है। लगातार ये बताया जा रहा है कि देखिए जमीनों पर किस तरह से कब्जा किया गया है, और जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो भी लगातार इसको लेकर नफरत पूरे देश में फैला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसी नफरत की सियासत को फलने और फुलाने के लिए जानी जाती है, ये आपको पता है। और यही वजह है कि चाहे उत्तराखंड में यूसीसी को पास कराकर अब इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी, और इसके साथ साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर नरेंद्र मोदी भी शायद इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं। जहां एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई ये चरम पर है, इकोनॉमी का क्या हाल है आप ये देखिए, और उस सब के बीच लोग इंतजार कर रहे हैं कि बजट आएगा तो शायद उनको किसी तरह की कोई राहत मिलेगी। और हर बजट में एक तरह से झुंझुना पकड़ा दिया जाता है आम मध्य वर्ग को। और अब ये जेपीसी को लेकर जिस तरह से हंगामा लगातार हुआ, जो लगातार विपक्ष के सांसदों ने बाहर आकर अपनी बातें रखी, उससे आप ये समझिए, उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर बातें कही गई हैं। ये कहा गया कि ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी है ये, और उनका नाम जो है वो डेमोक्रेसी के इस काले अध्याय में लिखा जाएगा जगदम्बिका पाल का, ये कहा कल्याण बनर्जी ने। और इससे पहले 10 के करीब जो सांसद हैं सत्ता पक्ष के, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था जेपीसी की इस मीटिंग में हंगामे के बाद। और दिल्ली में चुनाव हैं, और दिल्ली के साथ साथ इससे पहले भी चुनाव हुए, उसमें बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे के नारे लगाए गए, और अब दिल्ली के चुनाव में भी ये सब कुछ किया जा रहा है। बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर उतारा जाता है। यानी कि डेवलपमेंट का कोई एजेंडा इस सरकार के पास है ही नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 10.5 साल से जो कुछ ये सरकार कर रही है वो सब आपके सामने है। उसकी प्रायोरिटीज क्या है? उसकी प्रायोरिटीज है 370 को हटाना, उसकी प्रायोरिटीज है राम मंदिर का शिलान्यास करना, उसकी प्रायोरिटीज है धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, उसकी प्रायोरिटीज है कि कैसे हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढा जाए और सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में पैदा किया जाए और राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। उसका मकसद है यूसीसी लाकर ये बताया जाए कि देखिए हमने कैसे जो बहुविवाह था या तलाक और ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई हैं, उन सबको हमने खत्म किया है। और एक तरह से सबक सिखाने की जो एक सियासत है, एक खास तबके को देश का दुश्मन की तरह पेश करने की जो एक सियासत है, उसी को लेकर आगे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। 240 पर सिमट गई लोकसभा चुनाव में हमने देखा, और 2 बैसाखियों पर वो टिकी हुई है। वो दोनों बैसाखियां लगातार उनको आंख दिखा रही हैं, लेकिन उसका फर्क उनको नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, और खासतौर पर चुनाव आयोग, क्योंकि जीत और हार चुनाव में यही सब कुछ तय करती है। हरियाणा और
महाराष्ट्र का हमने चुनाव देखा, किस तरह से ये हत्याया गया और लगातार इसकी रिपोर्ट्स अब अलग अलग तरीके से सामने आती रही हैं। और अब दिल्ली का चुनाव है और इन दिल्ली के चुनाव के बीच में भी आप ये देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। 2020 में शाहीन बाग को सेंटर में रखकर अमित शाह ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि करण शाहीन बाग तक पहुंचे और पर्चे उन्होंने गली गली में जाके बांटे थे, लेकिन उसके बाद भी 62 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आई और सत्ता पर काबिज दिल्ली की नहीं हो पाई। सिर्फ 8 सीटें ही मिली भारतीय जनता पार्टी को। अब वो सुनहरे ख्वाब ये देख रही है कि ये सब कुछ करके कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे, यूसीसी लेकर आए, वक्फ अमेंडमेंट बिल और इसी तरह के तमाम सांप्रदायिक एजेंडों के जरिए या फिर कुंभ को एक तरह से ये बताना कि उनकी कितनी बड़ी उपलब्धि है कि किस तरह से करोड़ों लोग वहां पर आकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जैसे इससे पहले कि जब सरकारें जो रही हैं, इससे पहले ऐसा लगता है कि ना तो कभी कुंभ हुआ और ना ही कभी इस तरह से लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। तो धर्म की सियासत सिर्फ की जा रही है और सबके बीच में ये साफ तौर पर एक लंबी लकीर राहुल गांधी ने खींच दी है कि ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई है। लगातार इस सब को राहुल गांधी उठा रहे हैं, भले ही उनको उस तरह से चुनावों में इसका फायदा ना हो रहा हो, लेकिन ये लड़ाई लंबी है, ये साफ तौर पर राहुल गांधी बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप ये देखिए कि किस तरह से जो लगातार ये जो लड़ाई है जो लंबी अब होती हुई नजर आ रही है, इसमें राहुल गांधी कहीं से भी बैकफुट पर या अपने पैर पीछे खींचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर, चाहे वो मीडिया को ये बताना हो कि किस तरह से आप जो गैर जरूरी तमाम मुद्दे हैं वो सब कुछ उठा रहे हैं और जो जरूरी मुद्दे हैं उनमें से किसी को आप नहीं उठा रहे हैं। और इस सब के बीच राहुल गांधी जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है। उनको ये लग रहा है कि जो दलित वोट बैंक उन्होंने ओबीसी वोट बैंक जो उनके पाले में 14 और 19 में आया था वो 24 में उनसे छिटका और कहीं आने वाले वक्त में पूरी तरीके से उनसे ना चला जाए। यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी के प्रति जो एक पूरा राजनीतिक जिस तरह का एक दुश्मन की तरह उनको पेश किया जाता है वो सब आपके सामने है। मैं एक बार फिर से आपको सुनवाना चाहूंगी कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। उनको सुनना बेहद जरूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरी प्रक्रिया पर और इसे ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने करार दिया है। सुनिए आप जरा उनको। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved. Counted. Declared. Soladas. All amendments have been passed. He's a mover. Our amendments have been rejected. Announcer. And their amendments have been allowed. Huh? Today's proceeding has a first proceeding. This is a black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया और नीतीश कुमार आज जे उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू दे हैव सपोर्टेड द बिल चिराग पासवान। हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज का बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. Okay. 44 amendments. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf. And he himself counted. And he himself ordered.
So one in all. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause. Right? Number one. He did not allow us to express our views regarding the amendment which we have brought. He did not allow us to give dissent, to speak of the amendment which they have brought. He did not allow us to speak a single word, single thing. Has the report been tabled today, sir? Has the report been tabled today? देखिए जब से तो आपने सुन लिया कल्याण बनर्जी को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक लफ्ज उन्हें नहीं बोलने दिया गया, उनकी अपनी बातों को रखने नहीं दिया गया। वो जिस तरह से अपनी बातों को रखना चाहते थे, जो 44 अमेंडमेंट्स उन्होंने 44 अमेंडमेंट्स जो दिए थे उनको खुद जगदम्बिका पाल ने मूव किया और उसके बाद वोटिंग कराई गई और वोटिंग में उसको रिजेक्ट कर दिया गया और 14 के 14 जो अमेंडमेंट जो सत्ता पक्ष ने दिए थे, एनडीए ने दिए थे, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो 29 तारीख को एक मीटिंग होगी जब इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उससे पहले जो ये फाइनल मीटिंग है वो 29 तारीख को होगी जिसमें ये ड्राफ्ट, जिसमें विपक्ष के अमेंडमेंट्स को रद्द किया गया है और सत्ता पक्ष के अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया है, उन सबको शामिल करके ये ड्राफ्ट दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट को लेकर भी जब इंडिया गठबंधन के जो नेता है, जो जेपीसी में शामिल है और जो दूसरे विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उनको ड्राफ्ट पहले से दिया जाए ताकि वो उसको पढ़ें और उनमें अगर जो भी बातें वो कहना चाहते हैं वो कह सके, लेकिन कहा गया कि वहीं के वहीं उनको ये फाइनल ड्राफ्ट दिया जाएगा और वहीं पढ़कर वो अपने जो भी राय है वहां पर दे सके। लेकिन राय का कोई मतलब ही नहीं है अगर उनको सुना नहीं जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा, उनको माना नहीं जाएगा, तो फिर इसका क्या मतलब बनता है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जगदम्बिका पाल ने कही है वो है नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, उन्होंने भी जो ये ड्राफ्ट है इसको सपोर्ट किया, यानी कि वो उन जो 14 अमेंडमेंट्स दिए गए थे उनको एक्सेप्ट करना और 44 को खारिज करना, उसमें वो भी शामिल थे और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर जी, इस सब को, इस पूरी सियासत को कैसे देखते हैं आप? ये चाहे राहुल गांधी का महू में जाना और वहां सवाल उठाना सरकार को लेकर, या फिर ये जो कुछ हो रहा है फिलहाल वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जिसको ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी कहा है कल्याण बनर्जी ने। वक्फ की ही बात करते हैं। हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो सबसे पहले वक्फ की ही बात करते हैं। देखिए, वक्फ को लेके देश में जो है वो खामखा का भ्रम फैलाया गया है। बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है कि वक्फ क्या है। देखिए, हमारे देश में अनेक प्रकार के समुदाय हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सिख हैं, सब अलग अलग समुदाय के लोग हैं और सबके अपने अपने नियम कानून हैं, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। अब जैसे हिंदुओं में ट्रस्ट होता है, उसी तरह से मुसलमानों में वक्फ होता है और वक्फ के कई प्रकार होते हैं। उसमें जो है सार्वजनिक के लिए भी होता है, व्यक्तिगत के लिए भी होता है। मैं उसमें से जो 6 प्रकार की श्रेणियां हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। ये क्यों बताना चाहता हूँ कि लोग पहले समझें वक्फ है क्या। वक्फ कह के डराया जाता है हिंदुओं को। तो वक्फ की जो श्रेणियां हैं उसमें एक है वक्फ अहली, जिसमें जो संतान जो अपने, मान लीजिए मेरे फादर ने वक्फ अहली दे दिया तो हमारे बच्चों के लिए रहेगा, बच्चे उसको बेच नहीं सकते हैं लेकिन उस पर उन्हीं का हक रहेगा। उसी तरह जो वक्फ खैरी है, वक्फ खैरी में किसी को दान दे दिया उदारता पूर्वक, और आमतौर पर इस तरह का कॉलेजों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए ये जो होता है एजुकेशनल पर्पस, कल्चरल पर्पस के लिए, उसमें हम उसको दान दे देते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर है वक्फ अल सबील। इसके जो प्राप्तकर्ता हैं वो समग्र जनसंख्या है। इसमें क्या है कि आमतौर पर जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, उस सार्वजनिक चीजों को स्थापित करने के लिए वो वक्फ अल सबील दिया जाता है। फिर है वक्फ अल अवरित। इसका उपयोग भी समाज में इस प्रकार की चीजों का जो जिसका अप्रत्याशित घटनाएं जैसे हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई आपदा आ गई, तो उसमें उस तरह की चीजों के लिए, दवा दारू के लिए, ये जो है उसमें दान दिया जाता है, वक्फ अल
अवरीद के जरिए। दो और हैं, वक्फ इस्तिथमार हैं। इसका धन खरीदने के लिए माना जाता है कि इसकी कमाई को जो है इसके स्वामित्व और उसमें इसके जो ओनरशिप है इसमें थोड़े से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, उसमें बदलाव किया जा सकता है। और बाद में वक्फ मुबाशिर है, जिसका उपयोग जो है इस प्रकार के जो मस्जिद बनाने में, चाहे वो मदरसा बनाने में या इस तरह के सार्वजनिक चीजों में, तो ये 6 अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं। अब आप देखिए कि क्रिश्चियंस में भी उनके काउंसिल्स बने हुए हैं, उनके गिरजाघर हैं, उनके तमाम चीजें हैं। न हिंदुओं में, न क्रिश्चियंस में, न किसी भी और धर्म के ट्रस्ट रिलेटेड या वक्फ रिलेटेड प्रॉपर्टी को गवर्न करने के लिए कोई काउंसिल नहीं है। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ वक्फ के ऊपर ये बोर्ड बनाया ताकि उसको बेहतर ढंग से गवर्न किया जा सके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में होता है। ऐसा नहीं कि वक्फ बन गया तो वक्फ मुसलमानों की अपनी कोई अलग चीज है जिसको देख के हिंदू डरते हैं, करे तो वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड सरकार का बनाया हुआ बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत होता है, केंद्र सरकार के तहत उसके मंत्री उसके चेयरमैन होते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कई राज्यों में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हिंदू भी हैं। कम से कम 2 ऐसे राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एक आईएएस है, उसी तरह चंडीगढ़ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनदर आईएएस है, और वो दोनों हिंदू हैं। तो ये पहले से भ्रम फैलाना कि इसमें मुसलमान नहीं रहते, अरे भाई हिंदुओं के ट्रस्ट में क्या कोई मुस्लिम आके चेयरमैन बनता है? नहीं बनता है, तो इस तरह का सवाल क्यों उठाना? उसी तरह सिखों का जो कोई है तो उसमें क्या कोई मुसलमान जाके या कोई हिंदू जाके या कोई जैन जाके उसका चेयरमैन बन सकता है क्या? ये उनके धर्म की चीज है, वो उनके चेयरमैन होते हैं। तो ये जो धर्म तरह तरह के भ्रम, अब ये भ्रम फैलाया गया है कि जो ट्रस्ट का बोर्ड जो है उनकी जो ट्रिब्यूनल होता है उसी के तहत फैसला होगा, और अगर वो ट्रिब्यूनल के बजाय किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। हमें ये पूछना है कि ये ट्रिब्यूनल भी तो सरकार ने बनाया है ना। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं कि भैया फला चीजों के लिए, जैसे विधायकों सांसदों के लिए अलग कोर्ट बना हुआ है कि भाई उनसे संबंधित कोई मामले होंगे तो वो सरकार ने बना रखे हैं ना कोर्ट। तो ये ट्रस्ट में भी जो इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो उसके ट्रिब्यूनल में जाते हैं। क्या बुराई है? ट्रिब्यूनल सरकार ने बनाए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश होती है। ये मानना होगा कि हर समाज में कुछ गलत किस्म के लोग होते हैं जो कुछ गलत जमीनों को हड़पने की, उनके बेजा इस्तेमाल करने की चीजें होती हैं। तो भारत में कानून समुचित रूप से सब पर लागू होता है, वो उसको ठीक किया जा सकता है। तो अच्छा तो होता अगर मुसलमानों के, क्यों नहीं सरकार इस वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर देती? और कोई डिमांड नहीं, हिंदुओं में डिमांड है लेकिन सरकार मालूम है कि वो कैंसिल नहीं कर सकती और कैंसिल करना भी नहीं चाहती क्योंकि उनको कंट्रोल करना है। आप बेहतर है, जैसे हिंदुओं के ट्रस्ट जितने भी हैं वो फ्री हैं, अपने तरीके से चलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, उसमें जो उनको डिक्लेरेशन देना होता है वो दे देते हैं। तो ये सिवाय भ्रम फैलाने के और कुछ भी नहीं है कि इतने लाख एकड़ जमीन है। अगर ऐसा ही है तो सरकार एक व्हाइट पेपर इशू करे कि इस देश में किस समाज के पास कितनी जमीनें हैं, मंदिरों के पास कितना है, सिखों के चर्चों गुरुद्वारों के पास कितना है, चर्च के पास कितना है, सबके बारे में करें। और वो कब से है और कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, इसके बारे में भी सरकार व्हाइट पेपर इशू करे। पर सरकार करती नहीं है क्योंकि उसे पॉलिटिकली सूट करता है कि हिंदुओं को डराओ लेकिन करो कुछ मत। ये वैसे ही है जैसे बांग्लादेशियों के नाम पे आप कहते आ रहे हैं 30-40 साल से कि 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं, लेकिन पिछले 16 साल में आपने क्या 4 लाख बांग्लादेशी भी निकाले इस देश से? तो लेकिन डराते रहो, करना कुछ नहीं है। अब 19 लाख जो बांग्लादेशियों की बात आपने कही कि एनआरसी में असम में डिटेक्ट हुए हैं, उन 19 लाख लोगों को आप एक एक करके आप उनको आधार कार्ड दे रहे हो, पैन कार्ड दे रहे हो, क्यों? बाकायदा वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो एनआरसी में रजिस्टर होगा उसी को आधार कार्ड इश्यू किया जाएगा। तो आप वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं को डराते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर किसके पास है? आपके पास है। रोकना किसको है? आपको है। आरोप किस पे लगाओगे आप?
तो आप हेमंत सरकार पे लगाओगे, केजरीवाल सरकार पे लगाओगे, किसी और पे लगाओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और हिंदुओं में एक भय पैदा करने के लिए ये सब किया जाता है। निश्चित रूप से जी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक अगर आपने बुलाई तो उसमें विपक्ष को भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने भी जो अमेंडमेंट पेश किए थे उसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए था और उसके बाद आप इस पे कार्रवाई करते। तो हमने जितने भी वहां के सांसदों को सुना है, आपने भी इस पे सुनवाया, उससे ये लगता है कि सरकार उसको आनन फानन में किसी तरह पास कर देना चाहती है। जो थोड़े बहुत अमेंडमेंट वो अपने तरीके के करना चाहते हैं, ये तो फाइनली पता चलेगा कि सरकार ने क्या अमेंडमेंट किया है और उससे क्या अल्पसंख्यक समुदाय का कुछ भला होगा या उसका नुकसान होगा और इसमें हिंदुओं का क्या भला हो जाएगा। ये सिवाय एक आई वॉच मुझे कुछ भी नहीं नजर आता। बुशरा जी। जी जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है और इस पे मंशा भी सरकार की साफ तौर पर दिख ही रही है कि ये क्यों लेकर आया गया है और किस मंशा और किस सियासत के लिए लेकर आया गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम चीजों को डॉक्टर सुनीलम? ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी कहा है कल्याण बनर्जी ने इसको, और लगातार जितनी भी अब तक मीटिंग्स रही हैं 34 के करीब, तमाम हंगामेदारी रही है जिसमें विपक्ष चीखता चिल्लाता हुआ हंगामा करता हुआ बाहर निकलता है। तो डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है, अलोकतांत्रिक है, पक्षपातपूर्ण है पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स। क्या कहेंगे फिर आप इसको? और उन्होंने तो एक और बात भी बोल दी कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इसको सपोर्ट किया है वो उनकी सियासत तो अब वेंटिलेटर पर जाने वाली है, ये कहा है कल्याण बनर्जी ने। जी देखिए, बहुत विस्तार से और बहुत जरूरी चीजों को ओंकारेश्वर जी ने बता दिया है दर्शकों को, जो जानकारी होनी चाहिए लोगों को। मैं ये कहूंगा कि जो ये मोदी सरकार है ये सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ये डिमीन कर रही है, डिमोलिश कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो वही काम चल रहा है कि जेपीसी का जो भी एक गरिमा है, सब लोग क्या है कि पूरे देश में 76 वर्ष में क्या हुआ जिससे जेपीसी का फॉर्मेशन शुरू हुआ, तो जब भी फॉर्मेशन आता लोगों को ऐसा लगता कि जेपीसी और जेपीसी का जो है हमको नॉलेज वो आएगा, क्या कहा जाए कि न्याय में यही बात कही जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये जो जेपीसी बैठी और इसके अंदर जो भी पोजीशन के अमेंडमेंट्स आए उनको पूरी तरीके से दरकिनार की कर दिया, बोलने नहीं दिया गया, उनको निकाल दिया गया। या हमने पहली बार सुना 76 वर्ष में जेपीसी इतनी जो थी उनको निकाला, जिसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स को अगर ये देखने का पता करेंगे तो मेरे ध्यान में तो है नहीं, शायद पांडे जी आप लोगों को कुछ जानकारी होगी कि आप बता पाएंगे जहाँ पर ऑपोजिशन को जो है खदेड़ दिया गया हो बाहर, उनकी आवाज को सुनना तो दूर है लेकिन बाहर करने। तो ये जो इस तरीके फंक्शन की है तो लोगों ने ये बताया। हेलो डॉक्टर सीनम, जी आवाज आ रही है? लगातार ब्रेक हो रही है जी। जी हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ अपने अगले सवाल के साथ। मैं लौट रही हूँ आपके पास लगातार ब्रेक हो रही है, सिग्नल फ्रीज हो गए हैं आपके। लेकिन ओमकारेश्वर जी, जो अभी बात डॉक्टर सुनीलम कह रहे थे कि शायद पूरे अब तक का जितना हमने देखा है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो देखी हैं, उसमें शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि आप जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो उस जेपीसी का जो हिस्सा है, विपक्ष के जो सांसद हैं, उनमें से 10 को निलंबित कर दें। यानी कि जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही हो तब आप 140 को बाहर का रास्ता दिखा दें और तमाम महत्वपूर्ण बिल आप पास कर लें। उसके बाद जेपीसी जब बनाई जाए, जब आप बैसाखियों पर आ जाएं और आपको लगे कि जेपीसी बनानी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो उस जेपीसी में विपक्ष के जो सांसद है उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है वो देख लीजिए आप। उनको बाहर निकाल दिया जाता है, किस तरह का उनके साथ रवैया अख्तियार किया जाता है। तो जितनी भी संवैधानिक जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबको का हनन किस तरह से किया जा रहा है, यही बात तो राहुल गांधी उठा रहे हैं बार बार, और यही तो देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश को कहां ले जाकर खड़ा करने की कोशिश ये सरकार कर रही है और इसकी मंशा क्या है।
अनम्यूट कर लें आप। हेलो। जी जी जी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि सबको एकता में शक्ति है, एक रहना चाहिए। अभी ये कटोगे बटोगे के बाद की एकता है, अभी भी ये स्पष्ट नहीं है ये कौन सी एकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि कटोगे बटोगे में तो एकता सिर्फ एक समुदाय की थी। देश को एक करने की बात अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। फिर भी एक तरफ आप ये बात करेंगे और लोकतंत्र की बात करेंगे और कहेंगे कि संविधान ने लोकतंत्र को मजबूती दी है, और उसके बाद जो है वो लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। जिस तरह से अगर आपने जेपीसी बुलाई है और उसमें जो विभिन्न दलों के सांसद हैं वो कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ अमेंड, अब उसमें 10 लोगों को आप निलंबित कर देंगे। लोकसभा में भी हमने ऐसे ही देखा है, निष्कासित कर दो। राज्यसभा में इसी तरह के जो रुख सरकार का नजर आता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल क्या है बुशरा, इस देश में जो डेलिबरेशंस और डिस्कोर्स जो कहते हैं, डिबेट, ये सब खत्म हो चुका है। सरकार डिबेट से भागती है, डेलिबरेशन से भागती है, डिस्कोर्स से भागती है। इस देश में किसी भी विषय पे, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे विपक्षी दलों के साथ बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, पार्लियामेंट में है, वो इक्वली वो इंपॉर्टेंट है। आप भले सत्ता में बैठे हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनकी भी उतनी ही भूमिका होती है। लेकिन ये सरकार इन सबको दरकिनार कर रही है। यहां तक कि महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं और जो थिंक टैंक कहे जाते हैं, वहां भी जो सोचने समझने का काम है वो चंद जो है वो माफियाओं को आउटसोर्स कर दिया गया है कि उनसे 2 करोड़ देके 1 करोड़ देके रिपोर्ट लिखवा लेते हैं। कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई डेलिबरेशन नहीं होता, और इसीलिए सरकार की कई नीतियां जो है आलोचना का शिकार होती हैं। कई नीतियों को उनको वापस लेना पड़ता है, या कई नीतियों में उनको खामियां बाद में नजर आती हैं, क्योंकि वो उन लोगों के बनाए हुई नीतियों पर वो फैसला कर लेते हैं। इसी तरह से जब तक पार्लियामेंट बना क्यों है? पार्लियामेंट इसीलिए बना है कि वहां पे डिस्कशन हो। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्यों है? क्योंकि वहां थ्रेड बेयर डिस्कशन हो पाए, एक एक मुद्दे पे विस्तार से बातचीत हो पाए, लेकिन नहीं होती है। आप उसमें डिस्कशन नहीं होने देंगे, सांसदों को निकाल बाहर करेंगे। अरे वो जो अमेंडमेंट दे रहे हैं, मैं एक बार कहता हूं कि अगर वो अमेंडमेंट राष्ट्र के खिलाफ है तो आने दीजिए ना देश के सामने कि भाई देखिए ये देश के खिलाफ ये अमेंडमेंट्स हमें सुझा रहे हैं और हमने इसलिए इसको नहीं माना है। ये नहीं करना, किसी को बोलने ही नहीं देना और चुपचाप अपने मन मर्जी से करते रहना, क्योंकि इसलिए भी मन मर्जी से करते हैं कि बहुत सारी चीजें वो छुपाना चाहते हैं। उनकी मंशा कुछ और है, कुछ दिखाना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं। ये जो समस्या है, यही इस समय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल, इसीलिए संविधान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है, जैसा आज राहुल गांधी ने कहा कि ये जो चैनल वाले घूम रहे हैं ये अंबानी अडानी के चैनल, क्या गलत कहा उन्होंने? वो यही इसीलिए कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप देखिए एक से एक बड़े चैनलों के उस पे क्या डिबेट और क्या डिस्कशन हो रहा है, किस विषय पे हो रहा है। सरकार से सवाल पूछना चाहिए तो आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो। ये तो हालत हो गई है इस देश की मीडिया की। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो सोशल मीडिया ये कर रहा है वही इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। लेकिन ऐसे दिन कितने दिन रहेंगे? आप मूल मुद्दों से देश का ध्यान भटका रहे हैं, आप महंगाई से ध्यान भटका रहे हैं, आप किस तरह से जीडीपी, एक दिन मैं एक प्रवक्ता को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जीडीपी बहुत बड़ा हो गया है। कितने लोगों को मालूम है कि मनमोहन सरकार में 4 गुना से ज्यादा जीडीपी बढ़ा था? आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, आज आपके समय में कितना जीडीपी बढ़ा है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, विदेशी कर्जा किस तरह से बढ़ गया है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन सरकार के पास नहीं है। आर्थिक मोर्चे पे वो बुरी तरह विफल हो चुकी है, इसीलिए वो कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी वो संविधान को इधर उधर करने की बात करेंगे, बदलने की बात करेंगे, और फिर उल्टा आरोप लगाएंगे कि भाई कांग्रेस के समय में इतने बार संशोधन हुए। 17 बार मोदी सरकार संविधान में संशोधन कर चुकी है और वो तो पूरी तरह बदलने की बात करते हैं। उनके कई सांसद इस तरह की बात कर चुके हैं और उसका कोई
औपचारिक तरीके से, कायदे से उसका खंडन भी नहीं किया जाता। तो ये हालात इस समय है, इसलिए सरकार से बहुत ज्यादा लोगों को अपेक्षा नहीं है। डॉक्टर सुनीलम बेहतर बताएंगे। जी जी, डॉक्टर सुनीलम, आपका फाइनल कमेंट। आप अगर सिग्नल्स आप तक आपके ठीक हो तो प्लीज अपनी बात को रखिए। एक तो ये है कि कुल मिलाकर के है क्या ये कि वक्फ के नाम से, संशोधन के नाम से जो भी कुछ मुसलमानों के पास में उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें अलग अलग डिस्प्यूट खड़ा करके, जिसमें ट्रिब्यूनल को फाइनल अधिकार था, अब अधिकार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सब जगह पर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो हर चीज को आप विवादित बता दीजिए, किसी के नीचे भी आप बता दीजिए कि इसके नीचे मंदिर है, वो विवादित हो जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, वहां पर आपके लोग बैठे हुए हैं, वो उसकी जांच के आदेश दे देंगे और उसके बाद में खुदाई हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा जो असल में जो पूरा का पूरा एजेंडा है, वो एजेंडा ही कि एक आप कम्युनिटी और उसकी अपनी जो आस्थाएं जिन उसके साथ में जो जुड़ी हुई हैं, आप उसको ही चैलेंज करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। ये एक बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो राहुल गांधी जो हैं, अगर उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने तो कहा कि भाई जब इंडिया सामने खड़ा हो गया तो इन्होंने नतमस्तक हो गए। और उन्होंने एकदम यहाँ पर ठीक बात कहा कि भाई जिस तरीके से नौकरियां जो हैं, आप पूरे पूरे संसाधन अगर अडानी अंबानी को दे दोगे, तो इस देश के अंदर दलित है, पिछड़ा है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या हासिल हो जाता है? तो कुछ उनके लिए हासिल नहीं होता। तो जो बातें उन्होंने कही हैं, मुझे लगता है कि उसी का उदाहरण ये वक्फ बोर्ड वाला जिस तरीके से इसको जैसे कहा जाए रोड रोलर चला दिया गया और मनमानी कर दी गई, या जो कहा जाता है कि भाई ये एक फासिस्ट तरीके से इनका काम जो पूरा चल रहा है कि ये मतलब किसी की सुनेंगे नहीं और जो मर्जी आएगा वही करेंगे, तो फिर जेपीसी की भी कोई जरूरत नहीं है। और फिर संविधान तो यही अधिकार देता है ना कि आपको अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपको अपनी बात बोलने का अधिकार है, और वो बात सुनी भी जाएगी। इसके लिए ही पार्लियामेंट बनी है और इसी के लिए जेपीसी बनी है कि उसके ऊपर जो है थ्रेड वायर्ड उसके ऊपर डिस्कशन हो सके। तो जो पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर ही आपकी किसी भी तरीके से आस्था नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सीए एनआरसी का एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर खड़ा हुआ था, देखिए जनता को सामने आना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज तो ठीक है, जेपीसी के अंदर उन्होंने विरोध कर दिया, एक स्टेटमेंट भी दे देंगे, एक ट्वीट भी आ जाएगा, जो है हो सकता है कुछ जगह पे प्रदर्शन हो जाए, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, लोगों को ही लड़ना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बुशरा जी का, कल हम लोगों का देश भर में जिस तरीके का ट्रैक्टर परेड हुई, मैं आपको बताऊं कि 500 जिलों के अंदर हुई ट्रैक्टर परेड। मैं उसका एक प्रोग्राम कर रहा था तो मैं आश्चर्यचकित रहा कि 2 लाख से ज्यादा लोग उसको लाइव देख रहे थे। तो किसानों के अंदर जो अवेयरनेस आ रहा है, जिस तरीके से वो खड़े होकर के अपने अधिकार मांग रहे हैं, इसी तरीके से जो समाज के सभी समूह हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो अब माइनॉरिटीज के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड्स हों, या जो भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि इस देश के संसाधनों के अंदर जो हमारे को हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या जो हमारे नागरिक अधिकारों को हनन हो रहा है, उनके सामने केवल और केवल एक ही विकल्प है कि वो चुनौती देने का काम करें। मैं यहाँ पर अभी पुणे में हूँ और पुणे के अंदर जो है लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने अंग्रेजों को ये चुनौती दी, उन्होंने कहा कि भाई आपके राज में क्या हो गया, आपने सब बर्बाद कर दिया। एक बयान दिया, 8 साल तक उनको जेल के अंदर रखने की बात हुई। यहाँ पर एक बाबा अढ़ाव है, उन्होंने उसी तरीके का बयान दे करके पूरी चुनौती सरकार को दे दी है। तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हर चीज का एक ही जवाब मुझको समझ में आता है, क्योंकि जब वो मानते ही नहीं है जेपीसी को, जब वो पार्लियामेंट को ही नहीं मानते हैं, जब वो संविधान को ही जो है वो राहुल गांधी जो है उन्होंने बहुत विस्तार से उसके ऊपर बताया कि वो संविधान को का खात्मा करने को तैयार हैं, और जो प्रोविजन है वो प्रोविजन के अंदर अगर है कि भाई लोगों को हिस्सेदारी दी जाएगी, तो जो बार बार सवाल खड़ा राहुल गांधी कर रहे हैं कि भाई आपके जो है इतने सेक्रेटरीज हैं, इसके अंदर बैकवर्ड कितने हैं, इसके अंदर जो है माइनॉरिटीज के कितने हैं, तो 2-4 भी नहीं है 90 में से, जो वो सवाल बार बार खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल खड़ा करना जरूरी है, नेताओं का काम, पार्लियामेंटेरियंस का काम, पॉलिटिकल पार्टीज का काम सवाल खड़ा करना है। लेकिन वो सॉल्यूशन तो एक स्थिति बनी थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो 234 में पहुंच गया था,
है ना। और ये बात सही कहा राहुल गांधी ने, और मुझे ये पढ़ करके, देख करके, सुन करके बहुत अच्छा लगा कि उनके मन में अभी भी इंडिया गठबंधन का, भले ही दिल्ली में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उनके मन में एक आस्था है कि इंडिया गठबंधन ने ही मोदी को झुकाने का काम किया, इंडिया गठबंधन ने ही 400 का जो दावा था उसे 240 तक सिमटाने का काम किया। और मुझे लगता है कि अगर ये बात उनके मन में है, जैसा कि दिखलाई पड़ रही है, तो इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट है। और इम्पैक्ट यही है कि एक बड़ी गोलबंदी की जरूरत है, जिसके अंदर लोग एक साथ आकर के करें। हम तो ये कहते हैं कि हम लोगों ने कल अगर 500 जिलों के अंदर, हमारे हर जिले के अंदर कहीं पर 500, कहीं पर 50, है ना, कहीं पर 1,000 ट्रैक्टर भी थे, तो अगर आप सोचिए, अगर पूरा समूचा ऑपोजिशन हमारे ट्रैक्टर परेड का, जो कि हम ये कहते हैं कि इस देश के अंदर जैसे जो सरकारें अपना गणतंत्र दिवस मनाती हैं, तो किसान भी अपनी शान मानता है इस गणतंत्र को, और वो भी उसकी शान ट्रैक्टर है, तो वो ट्रैक्टर के साथ में परेड करता है। तो अगर इस परेड को आप सोचिए, पूरा ऑपोजिशन अगर साथ में खड़ा हो जाता, तो क्या स्थिति बनती? तो ये स्थिति बनती कि इस समय जैसी एक सरकारी स्तर के ऊपर कार्यक्रम में परेड होती है और किसानों की परेड होती, तो मुझे लगता है कि कई 100 गुना बड़ा कार्यक्रम हो जाता केवल किसानों का। अभी भी कई जिलों के अंदर हुआ है, लेकिन मेरा कहना यह है कि लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है, और ये समझाने के लिए जो किसानों के, जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो किसान नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो लोग 8 और 9 दिसंबर को, फरवरी को सभी सांसदों के यहाँ जाने वाले हैं कि आप हमारे सवाल को आप पार्लियामेंट के अंदर उठाइए। हम पहले एलओपी से भी मिले थे, उनसे हमने कहा था कि हमारा एमएसपी की कानूनी गारंटी वाला और कर्जा मुक्ति वाला जो है, जो कानून हम लोगों ने तैयार किया था, आप उसको पेश करिए एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। तो मेरा मतलब है कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब ये सब मिलकर के एक साथ खड़े होंगे, तभी इस सरकार को दबाव में लाया जा सकता है। और वक्फ बोर्ड के संशोधनों को जब इन्होंने अस्वीकार किया है, तो इसको पूरे तरीके से जनता को ही अस्वीकार करने के लिए सड़क पर खड़े होना होगा। यही एकमात्र विकल्प मुझे समझ में आता है। अकेले पार्लियामेंट के मेंबर्स और पार्टियां नहीं कुछ कर पाएंगी। जी, बिल्कुल। और ये बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि जब इस फाइनल ड्राफ्ट की फाइनल मीटिंग जो 29 तारीख को होगी, और उसके बाद ये बताया जा रहा है जो बजट सत्र है उसके पहले हफ्ते में ही इसको पेश किया जाएगा। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन के बिल की तरह ही धड़ाम हो जाएगा, जिसकी उम्मीद ज्यादा लगती है, क्योंकि भले ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने यहाँ पर जो जेपीसी है उसमें वो उधर दूसरी तरफ खड़े नजर आ रहे हों, लेकिन जो दबाव है, राजनीतिक दबाव, वो लगातार उन पर है, खासतौर पर नीतीश कुमार और एलजेपी पर, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव भी हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि उनका वोट बैंक क्या है और किस तरह से वहां वो आंध्र प्रदेश में क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि जो बैसाखियां हैं वो किस तरफ जाती हैं और क्या कुछ होता है पार्लियामेंट में इस बिल को लेकर। आने वाला वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सुनीलम जी आपका, बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।